सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। प्रश्नोत्तर काल होगा। अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। समय पर सुना जाएगा ना। सदस्यगण बैठ जाइए, बैठ जाइए। कल की घटना पर सर्वदलीय बैठक हुई। कार्य मंत्रणा समिति की भी बैठक में चर्चा हुई। शाम को हम लोग डीजीपी और अवर गृह सचिव को भी बुला करके निर्देशित किए हैं कि पूरी घटना को जांच कर आप रिपोर्ट दें और माननीय मंत्री जी जो गृह विभाग के प्रभारी मंत्री के रूप में सदन में जवाब देते हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री सभी लोग थे। बातचीत हुई है। हमने कहा है कि आप इसको देख करके और उचित कार्रवाई करें। चलिए, आप सुने नहीं क्या? अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री अरुण शंकर प्रसाद, हरिभूषण ठाकुर जी प्राधिकृत हैं। जी जी अध्यक्ष जी, इसका जवाब मिल चुका है और आयुर्वेद की महत्ता को हम लोग इस कोरोना काल में देखे हैं। सरकार कब तक इन तीनों विश्वविद्यालय को खोलना चाहती है? माननीय सदस्यगण, आइए बैठ जाइए। आप आसन पर रहिए। बोले मैं किससे रात में बात हुई? आसन पर जाकर के बोलिए। आप बोलिए आसन पर, क्या बोल रहे हैं? चलिए आसन पर। आप आसन पर जाकर बोलिए ना, क्या कह रहे हैं? यहां से सुनाई नहीं। आसन से, माइक से बोलिए। आसन पर जाकर के क्या कहना है बोलिए। जाइए। माननीय सदस्यगण, महबूब जी आप आसन पर जाइए और बोलिए। जाइए आसन पर। आसन से बोलिएगा, माइक से सुनेंगे। इसे कुछ सुनाई नहीं पड़ता, कुछ प्रोसीडिंग में नहीं जाएगा। जाइए। निश्चित तौर पर आप आसन, सदन की गरिमा के लिए आप सभी इतना चिंतित है तो आसन पर जाइए और वहां से बोलिए। अब आप इस गरिमा को बरकरार रखिए। आप इस गरिमा को बरकरार, आसन पर जाइए ना, आसन से बोलिए। जाइए, जाइए अमरजीत जी, आसन पर जाके बोलिए। जाइए आसन पर, जाइए आसन पर। सुदामा जी, हाँ एकदम। अभी चलिए ना, चलिए। आपसे ज्यादा आसन गंभीर है।
क्या बोलना है? अब एक मिनट बैठ जाइए सब लोग। आजा बैठ, एकदम मुद्दा को छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मुद्दा पर गंभीरता से विचारना चाहिए। बैठ जाइए महोदय। अब सीनियर मेंबर बोल रहे हैं, थोड़ा सा एक बार बैठ जाइए। महोदय बैठ जाइए, शांति। महोदय, कल की घटना काफी शर्मनाक है, माननीय सदन के सदस्यों से जुड़ा हुआ है। आप आसन पर बैठे हैं, आप सबके संरक्षक हैं, इसलिए जो कार्य मंत्रणा समिति में आपके चैम्बर में जो बैठक हुई और बैठक में किस निष्कर्ष पर आप पहुंचे, क्या आप जांच कमेटी बना दिए हैं? क्या जांच की कार्रवाई शुरू हो गई है? आपका संरक्षण मिलना चाहिए और मैं चाहूँगा कि आप आसन से बतावें कि कार्य मंत्रणा समिति में उस संदर्भ में जो माननीय मंत्री के साथ घटना घटी, क्या निर्णय ली गई है, यह सदन और मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। बैठ जाइए। पहले माननीय सदस्य, आज सीवान जिला के विभिन्न स्कूलों के बच्चे यहां सदन की कार्यवाही देखने आए हैं। उन्होंने अपने यहां बड़े ही जीवंत अंदाज में युवा संसद का आयोजन किया था। इन्हें वास्तविक रूप में सदन को देखने के लिए मैंने आमंत्रित किया है। ये बच्चे हमारे भविष्य हैं। संसदीय परंपरा को मजबूती प्रदान करने के लिए इन बच्चों को सदन का अनुभव प्राप्त हुआ है। बिहार अपनी बौद्धिक विरासत के लिए विश्व विख्यात रहा है। रत्नगर्भा बिहार की धरती ने एक से बढ़कर एक मनीषियों और विद्वानों को जन्म दिया, जिन्होंने अपने सुकर्म से मातृभूमि का गौरव बढ़ाया है। आज भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी सीवान के जीरादेई में हुआ था। बाल्यकाल से ही वह मेधावी थे। एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर सिर्फ उनकी ही उत्तर पुस्तिका में लिखा गया। वह एक प्रसिद्ध वकील भी थे। 1917 से चंपारण सत्याग्रह, 1931 में हुए सत्याग्रह, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। देश को आज़ादी दिलाने में उनका अविस्मरणीय योगदान था। वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। स्वतंत्रता मिलने के बाद वह केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य रहे। वह भारत के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति भी रहे। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने देश को 26/1/1950 से 13/5/1962 तक अपनी सेवा दी। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू सादगी और सौम्यता की प्रतिमूर्ति थे। महलों का वैभव उन्हें छू नहीं सका। वह आजीवन सादा जीवन उच्च विचार के दर्शन पर चलती रही। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू की जयंती पर हम संपूर्ण सदन की ओर से उनके चरणों में अपने श्रद्धा के फूल अर्पित करते हैं और गणतंत्र के सबसे बड़े पुरोधा के जयंती पर हम सब अपनी बात को रखेंगे बड़ी ही गंभीरता के साथ और पूरे विषय से मैं अवसर दूंगा। अगर जो इसी पर प्रश्न के बजाय इसी पर आप बात रखना चाहते हैं तो गणतंत्र जनतंत्र की मजबूती के लिए, सदन की मर्यादा के लिए, सदस्यों के सम्मान के लिए उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। मुझे सदन को यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज सदन की सदस्या सुश्री श्रेयसी सिंह ने पंजाब के पटियाला में आयोजित 64वें नेशनल शूटिंग चैंपियन की ट्रैप स्पर्धा में बिहार के लिए स्वर्ण पदक जीतकर इस सदन और बिहार का मान तक गौरव बढ़ाया है। सुश्री अनगिनत खिलाड़ियों की प्रेरणा है। मैं संपूर्ण सदन और बिहार वासियों की ओर से माननीय सदस्य सुश्री श्रेयसी सिंह जी को इस सफलता के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, एक बार आप बता दें सरकार की ओर से। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल की घटना पर कार्य मंत्रणा समिति के में हम सब बैठे थे और उसके बाद संध्या काल में भी आपके वेश में हम सब बैठे थे और माननीय प्रभारी मंत्री गृह ने स्पष्ट तौर पर पूरे घटनाक्रम के जांच का निर्देश भी वरीय अधिकारियों को दिया है। प्रतिवेदन आएगा तो उसके आधार पर कार्रवाई होगी। तत्काल होना चाहिए, ये तो अच्छी बात नहीं है। ये सदन की गरिमा के खिलाफ है, मंत्री के गरिमा के खिलाफ है।
तुरंत कार्रवाई हो, तुरंत जांच करके तुरंत फैसला लीजिए। अध्यक्ष अब मैं सदन से- अनुमति आसन का हो तब बोले, अभी एक का उनका बोलने दीजिए। मैं बहुत ही आग्रह से ये बात कहता हूं कि कल की जो घटना है वो एक ही मात्र नजीर नहीं है, बल्कि प्रशासनिक तंत्र के इनडिसिप्लिन और दबंगई प्रदेश के तमाम लोग जो यहां रिप्रेजेंट करते हैं, राइट फ्रॉम बिलो टू अपर, हमको दिखने को मिलती है। ये सबको पता है कि ब्लॉक से लेकर के अपने जिले के दफ्तर तक हम किस तरह से नमन करके जाते हैं अपने अफसरान के पास। जो इनडिसिप्लिन की एक नजीर कल इतनी भयावह तरीके से उसकी शक्ल सामने आई है। तो जो डायलॉग कल यहां हुआ और जिसकी बुनियाद पे हम शर्मसार हुए, आपने कई तरह की मीटिंग्स की है और उसकी बुनियाद पे मुझे विश्वास है कि सही नतीजा निकलेगा। क्या यह सही है कि दोनों माननीय ऑफिसरान भी मंत्री जी से मिले हैं, देर रात को मिले हैं? क्या यह सत्य है? अगर यह सत्य है तो मंत्री जी भी बताएं कि क्या आपसे पर्सनलाइज तरीके से क्या बातें हुई, क्योंकि ये सार्वजनिक तरीके से आपने ये बातें कही हैं, तो वहां पे क्या बात हुई? और दूसरी बात यह है, क्योंकि मीडिया वाले ये पूछ रहे हैं कि रात के अंधेरे में दोनों हमारे रेस्पेक्टेड अधिकारी मिले हैं, तो क्या बातें हुई, क्या किस तरह का विश्लेषण हुआ, और आपकी रिपोर्ट और जांच कब तक चलेगी, उसका भी कोई समय सीमा दे दिया जाए, तो उससे सदन के जितने लोग हैं उनको एक तरह का सुख की प्राप्ति होगी। धन्यवाद। आपको क्या है? अब आप और महबूब जी में कोई एक बोलिएगा। मेरा है महोदय, मेरा है कि पहले बैठ, आप बैठ जाए। महबूब जी को बोलने दीजिए, आपके नेता भी हैं। महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री ने जो जानकारी दी, हम लोग थे कार्य मंत्रणा समिति में, मैं भी था, और उस समिति में क्या बातें हुई, एक और मंत्री कह रहे थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि इस तरह से कई बार हम लोग पदाधिकारियों से अपमानित होते रहते हैं और शर्म से हम लोग ये बात उठाते नहीं। कल हुई कि नहीं ये बात हुई है कल महोदय? माननीय सदस्य जी महोदय, तो सबसे जिले का जो बड़ा पदाधिकारी है उसने जो अपराध किया उसकी जांच किन एजेंसी के जरिए हो रही है? जो सदन के अंदर की जो बात है, तो सदन की कमेटी बनेगी या माननीय अध्यक्ष महोदय ने कोई निजी कमेटी बनाई है या सरकार ने कोई कमेटी बनाई है? कौन सी वो एजेंसी, इसकी जवाब मिलना चाहिए महोदय। ठीक है, अब 1 मिनट से ज्यादा नहीं। ये जांच अब की हो बात गया। जो हो रही है, ये अध्यक्ष महोदय, ये संदर्भित विषय की जांच की बात हो रही है। इसका मतलब माननीय मंत्री गलत बयानी करें, माननीय मंत्री सदन में उपस्थित होकर खुद कहे कि हमारे साथ इस तरह की घटना घटी, तो जांच किस बात की हो रही है? जांच, इसका मतलब मंत्री के बात पर भरोसा नहीं है, मंत्री जी मिसलीड कर रहे हैं हाउस को। बैठ जाइए। अब देखिए मौका 1 मिनट में। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो घटनाएं घटी और सदन के अंदर माननीय मंत्री जी ने अपने दर्द और अपने पीड़ा को रखा, और उनकी पीड़ा सिर्फ उनकी पीड़ा नहीं थी, बल्कि उनकी पीड़ा पूरे सदन के सदस्यों की वो पीड़ा। जब एक मंत्री के साथ ये घटनाएं घट सकती है, तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सदन में बैठे हुए लोग जो हैं उनके साथ और आम जनता के साथ क्या घटनाएं घट रही होगी। इसीलिए मैं साफ तौर पर यह मांग करना चाहता हूं सदन के माध्यम से कि आप किस एजेंसी से जांच करवा रहे हैं और वो कब तक जांच होगा, ये साफ साफ इस सदन को बताया जाए। बैठ जाइए। सत्यदेव जी, आधा मिनट में। मैं इतना ही भर कहना चाहता हूं कि जांच चल रही है या होगी, तत्काल प्रभाव से डीएमएसपी को बर्खास्त कर दिया जाए ताकि जांच सही हो। सस्पेंड करिए, बर्खास्त नहीं, सस्पेंड करके ही जांच हो, अब बैठ जाइए। तभी सही आधा जांच हो मिनट पाएगी। आधा मिनट हो गया। इसलिए ये सदन से और सरकार से मैं कहना माननीय सदस्य विजय शंकर दुबे जी। महोदय, कल जो मामला आधा माननीय मिनट। मंत्री जीवेश मिश्रा जी ने उठाया, वो अब उस पर कोई चर्चा जीवेश मिश्रा जी स्वयं
अधिकारियों से बात करके तय नहीं कर सकते। वो इशू सदन की प्रॉपर्टी है और सदन की मेरा सुझाव होगा हुजूर कि सदन की कमेटी बना करके इस मामले की जांच हो, मामले की लीपापोती नहीं हो। ऐसे कई पूर्व उदाहरण हैं। सदन की कमेटी सभी पक्ष के लोग रहेंगे, सदन की कमेटी से इसकी जांच कराई। ठीक, अब तो बोल ही चुके तब। सर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में माननीय विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों का मान सम्मान तय है और सरकार के मंत्री ने जो कुछ कहा है वो सरकार का बयान है। हम सरकार के मंत्री पर विश्वास करते हैं, लेकिन कल से जो दृश्य देख रहा हूँ, अपोजिशन के लोग ही इस मामले को उठा रहे हैं। मंत्री के आंखों में आंसू देखकर अपोजिशन के लोगों के तो जान छलक गए, लेकिन संवेदनहीनता की इंतहा हो गई है कि सत्ता पक्ष के लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। क्या मामला है? सत्ता पक्ष के लोगों के संवेदनहीनता पर बड़ा दुखी हूं और मामला यह है कि 24 घंटे के अंदर फैसला होना चाहिए था। अगर मंत्री पर अत्याचार का फैसला नहीं हो पा रहा है तो हो गया, आप बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, कल सरकार की आंख में आंसू था और महोदय ये प्रशासनिक तंत्र का जो मंत्री के द्वारा जो सदन में वक्तव्य दिया गया है महोदय, सदन का ये रिकॉर्ड हो गया है महोदय। पूरे सदस्य महोदय सदन के मर्माहत है महोदय, और आसन से जो निर्णय बताया गया है, जांच चल रही है, आप इतना तो कर देते कि सदन की कमेटी से जांच करवा देते। कोई माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं है, बोल रहे एक मंत्री ने और भी मंत्री और विधायक के साथ इस तरह की घटना घटित हुई है महोदय। बहुत लोग शर्म से नहीं बोलते हैं। जीवेश मिश्रा जी को धन्यवाद देते हैं कि सरकार में रहते हुए, मंत्री रहते हुए भी अपनी पीड़ा को सदन में रखा। महोदय, इतने गंभीर मामले को यदि इतने हल्के रूप में लिया जाएगा महोदय, तो हम लोग इससे मर्माहत हैं। हम लोग इससे माननीय सदस्यगण, इसीलिए कोई आपका आसन से नियमन होना चाहिए। अब शांति से, शांति। माननीय अध्यक्ष जी, कल की घटना के बारे में लोगों ने विचार व्यक्त किए हैं, मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एक अच्छी बात इस सदन में हो रही है कि विरोधी दल के जितने सदस्य खड़े हुए सबने इस बात पे भरोसा किया है कि आप हमेशा सदन के सदस्यों के मान सम्मान की चिंता करते रहते हैं, और लोग यह भी कह रहे हैं कि आप कस्टोडियन हैं। तो जब आपने स्वयं इस पर पहल किया है, सर्वदलीय बैठक की है, अधिकारियों के साथ बैठक की है, सरकार के लोगों ने भी निर्देश दिया है, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष पर भरोसा करिए और जो ये निर्णय करेंगे, मुझे लगता है कि जब मान सम्मान की रक्षा का वचन दिया है इन्होंने, तो प्रॉपर निर्णय करेंगे। इसलिए मेरा आग्रह होगा इस विषय को अब सार्वजनिक करने के बजाय, देखिए जब भाई सुनिए, बड़ी बड़ी बात, ये कोई बात नहीं हुआ, ये कोई बात नहीं हुआ, दूसरे की बात सुनिए, आप शांति से सुनिए। देखिए, सबको बोलने का मौका दिया गया है, आप लोग भी बोले हैं, शांति से सुना है। क्या बोलेगा और दूसरा नहीं बोलेगा, ये नहीं हो सकता। ये उचित नहीं है, आपस में टोका टोकी नहीं। जी नहीं, ऐसा मत करिए, आपसे ज्यादा बोल सकते हैं हम। मैं ये कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, इस विषय को दूसरे रूप में ले जाने की कोशिश न किया जाए, चूंकि सदस्यों के मान सम्मान का सवाल है और माननीय विधानसभा अध्यक्ष हम सबके कस्टोडियन हैं और खुद इन्होंने पहल किया है। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष पर भरोसा किया जाए और इनको निर्णय करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाए। अब बोल पहले भी महोदय, इससे पहले भी सदस्य के साथ जो अपमानजनक हरकत कभी की है लोगों ने, डीएम ने, अब बोल चुके हैं, उस डीएम को बुला के सभा अध्यक्ष महोदय के अब चेंबर में बुला के उनको डांटा गया महोदय। आप सुन लीजिए महोदय, ये अन्यथा हम लोग नहीं ले रहे, माननीय सदस्यगण, अन्यथा हम लोग नहीं ले रहे। बात तो आगे है। मंत्री के सभी के विषय से आसन, बैठ जाइए, नहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए, नहीं माननीय सदस्य बैठ जाइए, माननीय सदस्य
अब आपको क्या है, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको ये जो घटनाएं हुई है, निश्चित रूप से ये घटना अगर सही है तो शर्मनाक है। अगर हाँ, अच्छा सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए, शांति से पूरी बात सुन लीजिए। और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसका अपोजिशन के लोग भी जिस तरह से अध्यक्ष महोदय के साथ जिस तरह से रूम में बंद करके चारों तरफ से जिस तरह की घटना का इन्होंने ये दिया था, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोग राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। अपोजिशन के लोग में कोई दिल में ये नहीं है, राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं इसका। ये सरासर ये लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं इसका। माननीय सदस्यगण, भी कहना है इस पे। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह करता हूं, ये जांच का जितना बड़ा विषय बोला जा रहा है, ये क्रिस्टल क्लियर है क्या हुआ है, कल सभी ने देखा है। ये मैं आग्रह करता हूं कि जो दोषी अधिकारी हैं, और सिर्फ सिपाही पे कार्रवाई नहीं हो, अधिकारी पे भी कार्रवाई हो, और एक सदन का कमेटी बना करके कार्रवाई हो। ये पदाधिकारी हर वक्त मदद करेंगे। अगर पदाधिकारियों की देखिए माननीय सदस्यगण, अब सुन लीजिए, का बनना चाहिए कमेटी। अब सुन लीजिए माननीय सदस्यगण, यह सदन बिहार की जनता की आकांक्षाओं का मंदिर है। अब सुन लीजिए, अब लीजिए, जनता की आकांक्षाओं तक पूरी होगी जब हम मर्यादा की सीमा में रहेंगे। और हमारे संविधान निर्माताओं ने दूरगामी सोच रखी थी और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व वाला बनाया था। तीनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, मर्यादा है। साथ ही ऐसी व्यवस्था की थी कि तीनों एक दूसरे की पूरक हों। फिर भी देश में लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने विधायिका को श्रेष्ठता प्रदान की और इसे कानून बनाने वाली संस्था के रूप में निर्मित किया। साथ ही सीधे निर्वाचन से आने वाले लोगों को, चूंकि वे जनता से सीधे जुड़े और उनके प्रतिनिधित्व होते हैं, इसलिए उन्हें विभिन्न प्रकार से संरक्षण भी दिया। फिर भी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जो विधायिका की मर्यादा पर प्रश्न चिन्ह लगा देती है। हम अपनी मर्यादा समझें, दूसरे लोगों की जो मर्यादा है उसको भी समझें। जहां तक मैं समझता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात को जानते और समझते हैं, सदैव दूसरों की मर्यादा का भी ख्याल रखते हैं। आपके द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष होने के नाते आपकी मर्यादा और इस सार्वभौम सदन की मर्यादा अक्षुण्ण रखने के लिए मैं निरंतर प्रयास करता रहता हूं। जब भी किसी के द्वारा कोई ऐसा प्रयास किया जाता है आपके लिए अशोभनीय है, मैं उसे विफल करने का कोशिश करता हूं। और आपको जान के ये खुशी होगा कि कल परसों तरसों दो माननीय सदस्य भाई वीरेंद्र जी और भाई संजय सरावगी जी, दोनों ने कल एक अच्छा उदाहरण पेश कर करके पुरानी बातों से, गलती से सबक लेते हुए, खेद व्यक्त करते हुए और इसका समाप्त किए। ये एक अच्छी परंपरा है। कटुता समाप्त करना हमारी जिम्मेवारी है और ये वातावरण को आगे बढ़ाने की बजाय इससे सबक लेकर आने वाले लोगों को संदेश देना भी हम लोगों की जिम्मेवारी है। कल माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग द्वारा सदन में अपनी जो व्यथा व्यक्त की गई और वह व्यथा संसदीय प्रणाली को कहीं न कहीं गंभीरता से सोचने के लिए विवश किया। मैंने अपने स्तर से सर्वदलीय बैठक और अधिकारियों के साथ बैठक कर यह कोशिश की है कि उसका कोई रास्ता निकले और इस तरह की कोई पुनरावृत्ति न हो। फिर भी मैं यह मानता हूं कि संसदीय कार्य में व्यवधान है और माननीय मंत्री के वक्तव्य के आधार पर आपस में कोई माननीय सदस्य या माननीय मंत्री स्वयं यदि विशेषाधिकार हनन की सूचना देते हैं तो फिर विशेषाधिकार समिति विचार करेगी और सम्यक निर्णय लेने इस सदन को सूचित करेगी। लेकिन फिर भी बता दें कि विधायकों के संरक्षक अध्यक्ष हैं और माननीय मंत्री ने जो विषय लाया इसको हमने फुटेज निकलवाया। फुटेज को हमने देखा। 11:04 में माननीय मुख्यमंत्री जी का
यहां से निकला 11:05 साढ़े 5 मिनट, साढ़े 5 मिनट पर कुछ गाड़ी जो रुकी हुई थी उनको जाने दिया। उसके बाद फिर 2 गाड़ी उधर से आ रही थी तो लोगों ने लगता है 11:06 साढ़े 5 या 6 मिनट पर रोक दिया। सिपाही खड़ी थे, गाड़ी आ रही है तो उधर से भी गाड़ी, इधर से भी गाड़ी, तो रोका। देखिए, समय कुछ चीज को हम लोगों को गंभीरता से भी समझना चाहिए, देखना चाहिए। और माननीय मंत्री जी भी उस फुटेज को देखे हैं। माननीय मंत्री जी को लग रहा था कि कुछ गाड़ी निकली और मेरी गाड़ी रोक दी गई। स्वाभाविक है, जो फुटेज में आया वो स्वाभाविक देखने में लगा। हम आप भी रहते तो लगता कि 5 गाड़ी निकलने दिया, मेरा गाड़ी क्यों रोक दिया। लेकिन मात्र ये 1.5-2 मिनट के अंदर सारी व्यवस्था, सारा संवाद ये चला है। ऐसे माननीय मंत्री जी भी अगर जो 2 शब्द कहना चाहें साफ तौर पर, देखिए हमेशा कोई विषय को, संवादहीनता को मतलब जानकारी के अभाव में आज वीरेंद्र जी और संजय सरावगी जी दोनों ने अपनी बात को रख के जो सदन में उदाहरण पेश की, एक अच्छी बात है। माननीय मंत्री जी को जो फील हुआ और जब हमने उस फुटेज को देखा तो उस सच्चाई को रखना चाहिए और देखना चाहिए। उससे पदाधिकारी गलत करेंगे, बख्शेंगे नहीं, कार्रवाई होगी उस पर। आप सुन लीजिए माननीय मंत्री जी, आप सुन लीजिए, आप गंभीरता से सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आसन को धन्यवाद देता हूं कि विधायिका का जिस प्रकार कल अपमान हुआ उस मामले में आसन ने संज्ञान लिया। मैं इसके लिए आसन को सभी पूरे सदन की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिस प्रकार आपने सभी साथियों को यहाँ मैं धन्यवाद देता हूं। ये मामला विधायिका का है, ये न सरकार का था न किसी मंत्री का था। इस नाते आपने इसमें संज्ञान लिया। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन 1-2 मिनट में अगर कोई अप्रत्याशित घटना घटे उसके ऊपर संज्ञान लेना आसन की जिम्मेदारी और जवाबदारी है, जिसको आपने बखूबी निभाया है। मेरी आपत्ति इस बात पर थी कि मुख्यमंत्री जी का कारकेड जाने के बाद 11-12 गाड़ी को जाने दिया और मेरी गाड़ी को रोक दी गई। और एक बार नहीं रोका गया, एक बार जब रोका गया तो मैं रुक गया। जब मैं दोबारा चलने की कोशिश किया तो उस गेट को बंद करने के बाद ही मुझे जाने की अनुमति दी गई। मेरा आक्रोश इस पर था। जो अनुचित है, गलत है, इसको मैं सही नहीं कह सकता हूं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि यहाँ के जो वर्तमान डीएम है और एसपी है, एक काबिल सदस्य ने इस प्रश्न को रखा भी था कि उन्होंने मुझसे समय मांगा था और रात के 9:30 बजे वो मिलने आए। वो बार बार इस घटना पर खेद प्रकट किए, उन्होंने क्षमा याचना की और क्षमा शोभते उस भुजंग को जिसके पास गड़ल हो। तो मैंने उनको क्षमा किया इस शर्त पर कि उन्होंने कहा कि इसकी जांच होगी और धरातल पे, जमीन पे वहां आपको जिसने रोका है उसकी गलती मुझे दिख रही है और मैं उस पर उचित कार्रवाई करूंगा। इस शर्त पर, इस खेद पर मैंने उनको क्षमा किया। ये विषय रात्रि में आया है, उसको मैं सदन को अवगत करा देना चाहता हूं। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री अनिल कुमार, नहीं, श्री अनिल कुमार। अनिल कुमार, चलिए छोड़िए, बैठ जाइए। पूरक प्रश्न पूछिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जो जवाब है कि जिला पदाधिकारी गया से प्राप्त पत्र के प्राक्कलन एवं जमीन की उपलब्धता नहीं दी गई है। मैं 2014 में ही विभाग द्वारा पत्रांक 220 दिनांक 16 अगस्त 2014 को जिला पदाधिकारी द्वारा पर्यटन विभाग को लिखा गया है, लेकिन 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक कार्रवाई नहीं की गई है। महोदय, यह औरंगाबाद NH पर कुचेश्वर मंदिर अवस्थित है। हजारों वर्ष पुराना मंदिर है
और पर्यटक के रूप में इसको विकसित करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन विभाग द्वारा कोई दिलचस्पी नहीं ली गई है। मैं अध्यक्ष महोदय से आग्रह करता हूं कि माननीय मंत्री जी, जो हजारों हजार की भीड़ होती है वहां सावन के महीना में, इसलिए तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए। कब तक करेंगे यह माननीय मंत्री जी बताने का कर्तव्य। माननीय मंत्री पर्यटन विभाग। अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी गया से प्राप्त पत्र के साथ प्राक्कलन और जमीन की उपलब्धता से संबंधित प्रतिवेदन संलग्न नहीं था। नए सिरे से जिला पदाधिकारी गया से विभागीय पत्रांक 1996 दिनांक 27/11/21 द्वारा कोच प्रखंड अंतर्गत कुचेश्वर महादेव मंदिर के आसपास के स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के संबंध में प्राक्कलन एवं जमीन की उपलब्धता के संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन की मांग की गई है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर निधि की उपलब्धता और प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने पर विचार किया जाएगा। विकसित समय सीमा निर्धारित करें। और वो जिला पदाधिकारी का तो मैं बता रहा हूं कि पत्रांक 220 दिनांक 16 अगस्त 2014 को पत्र भेजा गया है, तो आपका विभाग ने गलत रिपोर्ट दिया है। उस रिपोर्ट को दिखवाइए। 8 साल पहले दिया गया है और लगातार मैं भी पत्र लिख रहा हूं, इसलिए कब तक किया जाएगा। वह बहुत महत्वपूर्ण जगह है, गया से लेकर औरंगाबाद के बीच नेशनल हाईवे पर अवस्थित है। हजारों वर्ष पुराना मंदिर है और हजारों हजार की भीड़ होती है कुचेश्वर मंदिर। और उससे जो नया मंदिर था उसका विकसित हो गया गया जिला में, और वह कुचेश्वर मंदिर नहीं हो सका है। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं, समय सीमा के अंदर बताइए कब तक होगा। माननीय मंत्री, जिला पदाधिकारी का पत्र आ जाता है तो हम प्राथमिकता के आधार पर मंदिर का जो रिपोर्ट आएगा, जमीन का आएगा, उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, 8 बरस लग जाएगा। बस पत्र आ जाता है, कह तो दिए, समय तो बता समय दिए। सीमा बता दें थोड़ा। पत्र आने का ऋषि कुमार, माननीय सदस्य ऋषि कुमार, पूरक पूछिए, उत्तर। मेरा पूरक है महोदय। मैंने प्रश्न में ब्लड बैंक के लिए स्थापना करने के लिए दाऊदनगर में मैंने कहा था, और उत्तर में महोदय लिखा गया है ब्लड स्टोरेज की फैसिलिटी। तो महोदय मेरा पूरक ये है कि क्या ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी जो दाऊदनगर में उपस्थित है, जैसा जवाब में है, तो ब्लड फ्रैक्शनेशन की सुविधा वहाँ पे उपलब्ध होगी कि नहीं, ताकि ब्लड से पीसीवी और प्लेटलेट अलग कर सकें, प्लाज्मा अलग कर सकें। क्योंकि अभी डेंगू का कहर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है महोदय, और डेंगू में प्लेटलेट काउंट जब गिर जाता है तो पेशेंट्स को प्लेटलेट चढ़ाना होता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं महोदय, सिर्फ दाऊदनगर नहीं, पूरे औरंगाबाद जिला में ब्लड फ्रैक्शनेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो क्या मंत्री जी ये बताना चाहेंगे कि ये फ्रैक्शनेशन की सुविधा, चाहे ब्लड स्टोरेज हो या ब्लड बैंक हो, वहाँ पे ये फैसिलिटी मिलेगी कि नहीं? ठीक, माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न था उसका जवाब मैंने दिया है, लेकिन माननीय सदस्य ने जो पूरक प्रश्न पूछा है वह बिल्कुल इस प्रश्न से भिन्न है। ब्लड सेपरेटर यूनिट की बात कर रहे हैं, और माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूँगा कि सभी जिला सदर अस्पतालों में ब्लड स्टोरेज यूनिट की व्यवस्था की जाती है, ब्लड बैंक की व्यवस्था की जाती है। और जो हमारे अनुमंडल अस्पताल होते हैं वहाँ ब्लड स्टोरेज यूनिट होता है, और जहाँ ब्लड बैंक होता है वहाँ पे ब्लड सेपरेटर लगाने की कार्रवाई राज्य में शुरू कर दी गई। अभी तक 17 जिलों में लगाया गया है। और ये सही बताया माननीय सदस्य ने कि जो ब्लड सेपरेटर होता है उससे ब्लड सेल अलग करते हैं, प्लाज्मा अलग करते हैं, प्लेटलेट अलग करते हैं, और वो डेंगू के काम आता है। और सरकार ने इस पर ध्यान दिया है, 17 जिलों में हमने उसको कर लिया है, और हमने ये तय किया है कि अगले 3 महीने में राज्य के सभी जिला सदर अस्पतालों में जहां हमारे ब्लड बैंक हैं वहां ब्लड सेपरेटर यूनिट लगाए जाएंगे। श्री महबूब आलम, पूरक पूछिए। उत्तर नहीं दिया हुआ है सर, उसमें लिखा हुआ है कि कृपया उत्तर हेतु स्कैन प्रतिलिपि को देखें। उत्तर नहीं है महोदय। उत्तर तो आया हुआ है, पढ़ दीजिए माननीय मंत्री। डिवीजन वाइज ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग का कोई प्रावधान नहीं है, जिला वाइज है। हर जिला में ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग का कारखाना है, वहीं जब ट्रांसफार्मर खराब होता है तो रिपेयर होके जाता है।
ट्रांसफॉर्मर जो खराब होता है महोदय, बारसोई जब डिवीजन बन गया और बारसोई क्षेत्र का जो सुदूर पूर्वी क्षेत्र है से कटिहार से करीब करीब 80-90 किलोमीटर की दूरी है, तो बारसोई डिवीजन जब बन गया तो 80-90 किलोमीटर से ट्रांसफार्मर जब कटिहार आती है और वहाँ से ठीक हो जाती है तो निश्चित रूप से 4 दिन लग जाता है महोदय। इसलिए मेरा कहना है कि माननीय मंत्री महोदय बारसोई में वो ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप बनाना चाहते हैं कि नहीं? माननीय मंत्री, मैंने कहा महोदय जिला वाइज जिसकी व्यवस्था है, डिवीजन वाइज जिसकी कोई व्यवस्था भी नहीं। ठीक है। श्री दिलीप राय। महोदय ये तो वर्कशॉप बनाने की बात नहीं हुई। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट जवाब दे दिए हैं। श्री दिलीप राय। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। भवन निर्माण विभाग को स्थानांतरित किया गया। श्री अचंभित ऋषिदेव। उत्तर संलग्न है। माननीय सदस्यगण, आज भी 100% सभी विभाग के उत्तर उपलब्ध हैं, इसलिए पूरक पूछिए। पूरे शीतकालीन सत्र के सभी दिन 100% प्रश्नों का जवाब सभी विभाग ने दिया है। सदन की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अचंभित ऋषिदेव, पूरक पूछिए। रानीगंज प्रखंड में बरहा पंचायत बखरिया वार्ड नंबर 12 में 30 घर महादलित आज 25-30 साल से बसा हुआ है। अभी तो उसके घर में विद्युतीकरण नहीं हुआ या बिजली नहीं गई या अंधेरा में महादलित परिवार है। माननीय मंत्री महोदय, वो नहर के किनारे नए लोग बसे हैं। 22 दिसंबर तक इसमें उत्तर साफ साफ दे दिया गया है कि विद्युतीकरण का कार्य दिसंबर 21 तक कर लिया जाएगा। चलिए। श्री विनय कुमार चौधरी। पूरक पूछिए। इन्होंने महोदय, आपने भी कहा और हम लोग भी ताली मार करके स्वागत करते हैं कि 100% जवाब आता है, लेकिन जवाब गोलमोल आता है। जवाब प्रश्न कुछ और रहता है, जवाब कुछ और आता है। कम से कम इस पर तो विचार किया जाए। 17 में महोदय, 17 में माननीय सदस्य, जवाब गलत है। आप लिख करके दें, विभाग को हम लोग भेजेंगे। माननीय मंत्री वैसे पदाधिकारी पर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद महोदय। महोदय, 17 में इसका उद्घाटन हुआ है और उस समय में स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे जी थे और उसके बाद कई स्वास्थ्य मंत्री बीत गए हैं और अभी तक वहां पर पदस्थापना नहीं हुआ है। जब मैं वहां पर स्थानीय स्तर पर सिविल सर्जन को मैंने ध्यान आकृष्ट किया तो इसमें जवाब आया है कि 2 दिन पदस्थापना किया जाता है। सच्चाई ये है कि सिर्फ उसके बाद 2 दिन वहां पर गए, फिर जाना बंद कर दिए। मंत्री महोदय से मैं जानकारी चाहता हूं कि 17 का अब 21 बीत रहा है, 22वां आ रहा है। इतना अच्छा भवन बन के रह गया है और इस स्वास्थ्य की सेवा में इस तरह से ध्यान नहीं दिया जाएगा। आखिर कब तक उस पर पदस्थापना किया जाएगा, यह समय सीमा स्पष्ट बतावे मंत्री महोदय। माननीय मंत्री। 3 माह महोदय। 3 माह। चलिए। श्री अनिरुद्ध कुमार। श्री अनिरुद्ध कुमार अनुपस्थित हैं। श्री दामोदर रावत। उत्तर पूछता हूँ। हाँ, पूछता हूँ। उत्तर भी मिला हुआ है। पूरक पूछिए। माननीय मंत्री ने संतोषप्रद जवाब दिया, इसलिए पूरक की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद। विजय कुमार खेमका। पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है। पूर्णिया रानी पतरा में 1934 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आगमन हुआ था और सरकार की योजना है कि ऐसे स्थान जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं उनको बापू सर्किट से जोड़ दिया जाएगा। और 1934 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जहां आए उसी को सर्किट से जोड़ने का मेरा प्रश्न है।
मैं माननीय मंत्री जी से पूरक से पूछना चाहता हूं कि बापू सर्किट से जोड़ने के लिए निधि की उपलब्धता और कब समय सीमा इसका कब तक जोड़ेंगे? माननीय मंत्री जी। से प्राप्त प्रतिवेदन अपूर्ण था। जिला पदाधिकारी पूर्णिया से विभागीय पत्रांक 1953 दिनांक 24/11/2021 द्वारा पर्यटकों की संख्या, भूखंड का पूरा विवरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि की मांग की गई है। जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद निधि के रहने पर प्राथमिकता दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, पूर्व के सत्र में भी इस प्रश्न को हमने लाया था और अपूर्ण जो है वहाँ से प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी द्वारा प्राप्त हुआ था। तो क्या मंत्री जी, जो अपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है उस पर कार्रवाई और पुनः उसको मंगाने के लिए कोई पुनः पत्राचार विभाग की ओर से करेंगे? माननीय मंत्री जी। मेरे तरफ से मैंने बताया ना कि 1953 24/11/2021 को माननीय वहाँ जिला पदाधिकारी को प्रतिवेदन की मांग की गई। ठीक। श्री अनिल कुमार। जो माननीय सदस्य 3 महीना से वेंटिलेटर पर थे, आप उसका शोक संदेश भी पढ़ दिए। माननीय सदस्य मुसाफिर पासवान जी का भी प्रश्न है ये स्वास्थ्य विभाग से, तो महोदय कहाँ का ये किस गलती के कारण वो महोदय ये 3 माह से वेंटिलेटर पर थे, तो प्रश्न कैसे किए? और महोदय वो आप श्रद्धांजलि भी अर्पित कर दिए विधानसभा में। नहीं, वो गलत है और उसको बाद में जब देखा गया तो गलती हो जाता है, वो काट भी दिया गया है। श्री अनिल कुमार। नहीं, ठीक कहना आपका। श्री मुद्रण में गया होगा इसी के कारण। श्री अनिल कुमार। महोदय, सीतामढ़ी जिला के बथनाहा विधानसभा का 38 पंचायत जिसके काम के लिए विद्युत विभाग का वर्क के लिए सीतामढ़ी जिला में पहले से व्यवस्था थी, अब उसका 21 पंचायत जो है वो पुपरी प्रमंडल में कर दिया गया है। तो इससे जो है करीब, जब सीतामढ़ी जिला में व्यवस्था थी तो करीब 10 से 15 किलोमीटर लोगों को आने जाने में समय लगता था, अब 50 से 55 किलोमीटर का टाइम लग जाता है। इससे आम जनों को काफ़ी परेशानी होती है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस पर क्या माननीय मंत्री जी, ऊर्जा विभाग। मूल समस्या अनुमंडल और जो ओवरसियर होते हैं वहीं से निदान होता है। प्रमंडल में तो केवल आपूर्ति व्यवस्था नियंत्रित की जाती है। जो माननीय सदस्य कर रहे हैं उससे कोई लोगों को कठिनाई नहीं है, इसीलिए इस पर पुनर्विचार करने की कोई जरूरत नहीं। श्री महानंद सिंह। ये जवाब मिला हुआ है और मैंने जो पहला सवाल किया था उस सवाल का जो जवाब दिया गया है वो सत्य से परे है महोदय। पहली तो बात यह है कि मैंने इसलिए सवाल किया था कि अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में जो डॉक्टर की बहाली की गई है वो लोग अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में भी नहीं जाते हैं और जो सदर में जो अस्पताल में जो डॉक्टर की कमी है वहाँ कमी का भी पूरा नहीं किया गया है। मेरा सवाल करने का यही मतलब था कि अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में जब नहीं जा रहे हैं तो जो सदर अस्पताल है या पीएचसी है तो वहाँ तो कम से कम उन डॉक्टरों को पदस्थापित किया जाए जो वहाँ नहीं जा रहे हैं। जो जवाब दिया गया है महोदय कि वह उपस्थित रहते हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं और इस मामले में ये मैं मंत्री महोदय से चैलेंज कर रहा हूं कि जो रिपोर्ट दिया गया है वो गलत दिया गया है। उस पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, पहली ये मेरा सवाल है महोदय। फतेहपुर संडा जो एपीएचसी है वहां कोई भवन नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं रहते हैं, लेकिन कागज पर है महोदय। जयपुर में 2-3 डॉक्टर हैं लेकिन वहां 1 डॉक्टर रहते हैं महोदय। मसदपुर में जो एपीएचसी है महोदय वहां एक भी डॉक्टर नहीं, 6 महीना से ताला लगा हुआ है महोदय।
वहां नहीं जाते हैं, वहां डॉक्टर नहीं जाते हैं। इटवा में कोई भवन नहीं है महोदय, ये जो है एक अशोक यादव के मकान में चलता है महोदय, और उनका अभी तक उनका पेमेंट किराया भी नहीं दिया गया है, ताला बंद है महोदय, वहां भी नहीं जाते हैं। ये बहादुरपुर में ये भवन है महोदय। आप पूरी लिस्ट को नहीं, ये परासी में महोदय भवन नहीं है महोदय, और वहां एक काशी साव के घर में हमको बता दिया जाए, ये मैं बता रहा हूं सदन को मैं महोदय, काशी साव के घर में महोदय ये अस्पताल चलता है, ये साल भर से डॉक्टर वहां नहीं जाते हैं महोदय। ये हृदय चक में भवन नहीं है महोदय, और वहां विजय शर्मा के घर में अस्पताल चलता है, वहां एक डॉक्टर जाते हैं और एक डॉक्टर अभी तक नहीं जाते हैं महोदय, और उनको 2.5 साल से उनका महोदय ये किराया नहीं दिया गया है। ये जो जवाब दिया गया है वो सत्य से परे है महोदय, ये झूठ जवाब दिया गया है। हम ये मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि क्या मंत्री महोदय इस जवाब देने वाले वहां के जो पदाधिकारी हैं उस पर कार्रवाई करेंगे? माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहता हूं कि जो भी सूची उन्होंने दी अभी पढ़ी है उसमें 2 चीज़ों को स्पष्ट कर ले तो अच्छा रहेगा। अस्पताल विभिन्न श्रेणी के होते हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र होता है, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक। एपीएससी का मैंने किया है, अतिरिक्त का सुन लीजिए। मैं अपनी बात कह रहा हूं मानन बाबू, सुन तो लीजिए। जो सूची उन्होंने पढ़ी है उसको एक बार वो देख लें। यदि एचएससी होगा स्वास्थ्य उपकेंद्र तो वहाँ चिकित्सकों की जाने की व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ नर्सेज जाते हैं। जैसा महानंद बाबू कह रहे हैं कि हमने एपीएससी की सूची पढ़ी है, वो सूची मुझे दे दें, मैं उन सारे स्थानों की जांच करवाऊंगा, निदेशक यहाँ डायरेक्टर इन चीफ को भेज के जांच करवाऊंगा, और यदि ये बात सामने आएगा कि चिकित्सक 6-6 महीने से नहीं गए हैं तो उन चिकित्सकों को तुरंत कानूनी जो भी उचित कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो कार्रवाई मैं करूंगा। और जहां तक किराए की मकान की बात माननीय सदस्य ने की है, राज्य के अंदर जो अस्पताल हैं, चाहे वह स्वास्थ्य उपकेंद्र हो या अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, ऐसे बहुत सारे भवन सभी माननीय सदस्य जानते होंगे, सभी के क्षेत्र में होगा। बहुत सारे जो अस्पताल हमारे सरकारी हैं वो सरकारी भूमि जहां जमीन उपलब्ध हुई है उन जमीनों पे अस्पताल बना के वहां पे सेवा दी जा रही है। जहां पे अस्पताल स्वीकृत हो गया, कोई बस्ती है जिस बस्ती में अस्पताल खोलना जरूरी है, और इस सदन के सदस्यों के मांग पर ही वैसी अस्पतालें भी खोली जाती हैं, लेकिन वहां यदि सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होता है तो तत्काल वहां किसी के किराए के मकान में अस्पताल को संचालित किया जाता है, और ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या एचएससी होता है, पीएचसी ऐसा नहीं होता है, और उन लोगों को भाड़ा दिया जाता है। लेकिन कुछ लोगों का भाड़ा बाकी है। मैंने लगभग पिछले वित्तीय वर्ष में सभी ऐसे बकायेदारों का भुगतान करवाया है। जो वैसे भी किसी बकायेदार की सूची माननीय सदस्य महानंद बाबू के पास हो, वो सूची भी मुझे दिलवा दें, मैं 1 से 1.5 महीने के अंदर उसका भुगतान भी करवा दूंगा, और वो सारे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसकी सूची उनके पास है वो दें, यहाँ से डायरेक्टर इन चीफ को भेज के मैं जांच करवाऊंगा, और जो डॉक्टर अनुपस्थित होगा उस पर कार्रवाई होगी। ठीक। दूसरा जो सवाल था उसमें जो सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है, सदर अस्पताल का मैं ये कहा। दूसरा जो पिछले बार हमने सवाल किया था मंत्री महोदय से, और वहाँ ब्लड बैंक के लिए उन्होंने कहा था कि 3 महीना में हम उसको चालू कर देंगे। सब कुछ हो गया है महोदय, लेकिन अभी तक ब्लड बैंक चालू नहीं हुआ है, और वहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगा है। इसके लिए मैं सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि वहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगा है, लेकिन अभी तक वो चालू नहीं हुआ है।
और जिस तरह का वहाँ एक्सीडेंट होता है महोदय, और वहाँ आईसीयू की जो ज़रूरत होती है, इस हिसाब से हम मंत्री महोदय से चाहेंगे कि ब्लड बैंक को चालू करवाया जाए, ऑक्सीजन प्लांट जो लगा है उसको चालू करवा करके आईसीयू चालू करवाया जाए, और जो अल्ट्रासाउंड अभी बंद है महोदय, वो अल्ट्रासाउंड को तत्काल चालू करवाया जाए। ये जो जवाब दिया गया है सर महोदय, ये कि उसको भेजा गया, अभी तक वो लागू नहीं हुआ है महोदय। ठीक, माननीय मंत्री। मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद दूंगा। अल्ट्रासाउंड वाला विषय जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, मैंने तुरंत वहां चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति कर दी है। चूंकि हम सब जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड सब डॉक्टर नहीं चलाते हैं, जो पीजी एमडी होते हैं वही चला पाते हैं, और वैसे विशेषज्ञ चिकित्सक जिला के जो दूसरे अस्पताल में थी महिला चिकित्सक, उनको वहां प्रतिनियुक्त कर दिया गया। माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्थानीय प्रतिनिधियों, खासकर विधायकों को वहां के मॉनिटरिंग समिति में रखा जाता है। अगर जो उसको शामिल किया जाए उस तरह की मॉनिटरिंग समिति में, तो बहुत सारे मामले वहीं समाधान हो जाएं। इसको नहीं, आज बैठ जाइए नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। इस बार स्वास्थ्य की सजगता के लिए सभी लोग चिंतित और सजग हैं। तो नहीं, माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाया गया है। अब श्री मोहम्मद नहालुद्दीन। माननीय मंत्री जी, बैठ जाइए। पूछता हूं, जानकारी लिया गया, नियमन नहीं दिया गया है। और देखिए, विधायक के हित में जो बात, अब पूरा पूछिएगा, अब आगे बढ़ गए तब। मोहम्मद नहालुद्दीन, पूछता हूं, पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने माना है कि वो जो भवन है उप स्वास्थ्य केंद्र का, वो जर्जर है, और यही कारण है कि वहाँ टीकाकरण के लिए दूसरे घरों में वो जाते हैं जो जिनको ज़रूरत पड़ती है। तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि वो जो जर्जर हालत में है, ये कब तक उप स्वास्थ्य केंद्र को वो बनवाने का इरादा करते हैं? क्या इसी सत्र में, चलते सत्र में आप घोषणा करेंगे कि हाँ हम इसी वित्त वर्ष में बना देंगे? माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, अगले वित्तीय वर्ष में इसको बनाया जाएगा। ठीक। दूसरा ये है, सकारात्मक जवाब है ना? ठीक है, तो मेरा तो हक है ना पूछने का। इन्होंने ये कहा है कि अगर माननीय सदस्य की जानकारी जो हमको जो मिली है, तो हम कहीं पर दूसरा जगह हम खोज कर रहे हैं जहाँ पर टीकाकरण का व्यवस्था किया जा सकता है। तो ये कितने हैरत की बात है, कितना दुख की बात है, कितने शर्म की बात है कि हमारे कहने पर किसी दूसरा जगह टीकाकरण का व्यवस्था कराने की ये इस तरह का जवाब आया है। अरे ये तो सीधी सी बात थी, कहना था कि हम भवन बनवा करके वहीं पर हम टीकाकरण कराएंगे। हमारे सवाल उठाने पर कहते हैं कि जवाब खोजा जा रहा है जगह का कि कहीं पर टीकाकरण कराया जाएगा। माननीय मंत्री जी से हम इसका जवाब। शकील अहमद खां। जो हेल्थ का आपका रोड मैप है, आपसे मेरा जिक्र हुआ है कई मामले में, तो सिर्फ समय सीमा अगर बता दें। बहुत सारे भवन आपने कहे हैं बनाने हैं, नए हॉस्पिटल्स का निर्माण होना है, तो कब से उसकी शुरुआत हो जाएगी? आने वाले 3 महीने में अगर शुरुआत हो जाए तो बेहतर हो। माननीय मंत्री महोदय, मैंने अपने जवाब में लिखा है कि इसी वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारंभ कराने का प्रस्ताव। ठीक है। श्री अवध बिहारी चौधरी। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। महोदय, आप पूरा पूछिए। जी मैं पूछता हूं। मैंने प्रश्न किया था कि सिवान सदर हॉस्पिटल में इन्थेसिया विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ तथा न्यूरोसर्जन चिकित्सक नहीं होने के कारण रोगियों के इलाज सही ढंग से नहीं होता है। मैं अपने स्तर से माननीय मंत्री जी को मैं
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मैंने प्रश्न किया और आपने वहां नेत्र रोग विशेषज्ञ, एंथेसिया मूर्छित करने वाले, और आपने वहां पर हृदय रोग विशेषज्ञ के लिए एक चिकित्सक को आपने दिया है वहां इलाज करने के लिए। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने कहा है कि ये जो आपका सदर अस्पताल में न्यूरो सर्जन का पद स्वीकृत नहीं है। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर वह सदर हॉस्पिटल है और जो भी घटनाएं न्यूरो से संबंधित होती है तो उसके इलाज के लिए या तो गोरखपुर लेकर जाइए और नहीं तो पटना लाइए। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, रोगी इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है। तो क्या स्वीकृति करके वहाँ आप न्यूरो सर्जन भी पदस्थापित करने के कार्रवाई करेंगे? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, न्यूरो सर्जन का जो पद है या न्यूरो सर्जन जो चिकित्सक हैं, बहुत ही विशेषज्ञ चिकित्सक होते हैं और ऐसे चिकित्सकों की कमी पूरे देश और राज्य में है, बहुत लिमिटेड नंबर में होते हैं। मेरा जिला इसीलिए तो 3 ठो हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार का भी ध्यान रखा हूं। ये जो चिकित्सकों की नियुक्ति हुई है महोदय, अभी 850 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति पिछले ही महीना हमने किया है। उसी 850 में से 3 गए हैं सिवान, बाकी राज्य के विभिन्न अस्पतालों में ही गए। महोदय, ये जो न्यूरो सर्जन होता है, ये मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो होता है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में न्यूरो सर्जन्स के पद सृजित होते हैं। जब न्यूरो सर्जन होता है तो उसी अनुसार से फिर उसका ऑपरेशन थिएटर भी चाहिए होता है, पूरी व्यवस्था फिर उस प्रकार की चाहिए होती है। तो हॉस्पिटल जो होते हैं वो अलग अलग स्तर के होते हैं। अब प्रखंड का स्तर अलग होता है, जिले का अलग होता है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अलग होते हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अलग होते हैं। तो ये जो न्यूरो सर्जन चिकित्सक होते हैं वो राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में चिकित्सा करते हैं। ये हमारे लिए अच्छी स्थिति होगी कि आगे आने वाले दिनों में हमको न्यूरो सर्जन मिले और हम उनकी नियुक्ति जिला अस्पताल में कर सकें, लेकिन अभी चूंकि अभाव है इस कारण हम नहीं कर पा रहे। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से चाहूँगा कि आप जब अन्य तरह के व्यवस्था करेंगे तो क्या सिवान में भी न्यूरो सर्जन के पदस्थापन आप करेंगे? मैं इतना ही आपसे जानना चाहता हूँ। माननीय अवध बिहारी चौधरी जी को बताना चाहूँगा कि जब राज्य के अन्य जिलों में होगा तो सिवान में तो होगा ही, आपका मेरा जिला है तो होगा ही होगा। श्री ऋषि कुमार, ऐसे अवध बिहारी चौधरी जी के ध्यान में है कि लगभग 650 करोड़ रुपए की लागत से राजेंद्र बाबू की धरती पर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनना शुरू हो गया है, जिसमें न्यूरो सर्जन जरूर चला जाएगा। श्री ऋषि कुमार, महोदय पूरक है, उत्तर मुद्रित है। पूरक है महोदय। महोदय, ये पटवा लोग जो हैं जिनके एक्सीडेंट हुआ था बनारस में, महोदय ये सब बाहर काम करते हैं, बिहार से बाहर। एक ही परिवार के 5-5 जन उन लोगों की मृत्यु हो गई और हमारी सरकार कहती है कि हम मुआवजा नहीं दे सकते। यही प्रावधान झारखंड में भी है। झारखंड राज्य के लोग अगर बाहर उनका एक्सीडेंट होता है तो उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाता है झारखंड सरकार द्वारा, और उत्तर प्रदेश में भी यही प्रावधान है महोदय। ये लोग कौन हैं? ये सब पलायन का दंश झेलने वाले लोग हैं जो बिहार से बाहर जाके काम कर रहे हैं। अगर यही रोजगार उनको होता तो वो क्यों जाते बाहर? तो महोदय क्यों ना हम अपने राज्य में भी ऐसी पॉलिसी लाएं कि जो हमारे राज्य के लोग जिनका बाहर एक्सीडेंट हो जाता है और एक ही परिवार के 5-5 चले गए, पीछे अपाहिज बाप और बीमार माँ को छोड़ गए, उनका ख्याल कौन रखेगा? उनको कहाँ से उनका घर चलेगा? तो महोदय मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है सरकार से कि वो ऐसी पॉलिसी लेकर के आए। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय,
अभी तक जो भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं पर एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय प्राकृतिक और आपदाओं से प्रभावित व्यक्ति या परिवारों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित सहाय मानदंड के रूप में सहायक मुहैया कराने हेतु आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1973 दिनांक 16/5/15 द्वारा मानदंड जो है निर्गत है। यह मानदंड भारत सरकार गृह मंत्रालय आपदा प्रबंधन डिवीजन नई दिल्ली के पत्र संख्या 32/7/14 NDM 1 दिनांक 8/4/15 द्वारा प्रेषित पत्र के आलोक में निर्गत किया गया है। इसके अनुसार बिहार राज्य के भीतर घटित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को परिवार को भारत सरकार द्वारा निर्धारित सहाय मानदंड के अनुरूप अनुग्रह अनुदान मान्य है। चूँकि प्रश्नगत मामले में घटना का स्थल बिहार राज्य में नहीं है, अतएव इससे आपदा प्रबंधन विभाग के स्तर से अनुग्रह अनुदान अमान्य नहीं है। इन्होंने कहा है 2-3 जिले प्रदेशों का उन्होंने लेख किया है, तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि उनको पत्र मंगा के देखते हुए भारत सरकार को लिखेंगे कि ऐसा कोई घटना हो तो हमारे यहाँ भी मिले। धन्यवाद। ठीक है। श्रीमती गायत्री देवी। महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि इसी बिहार सरकार ने 27/7/2021 को आपदा प्रबंधन विभाग ने सर्कुलर जारी किया पत्रांक 26/10 से, जिसमें बिहार राज्य से बाहर के लोगों को यह आपदा चाहे स्थानीय प्रकृति का हो, पूरा पूछिए, समय समाप्त हो रहा है। हम पूछ रहे हैं स्थानीय प्रकृति का हो या प्राकृतिक हो, जब राज्य सरकार बिहार देती है इस तरह का अनुदान बाहर के लोगों को, तो बाहर रहने वाले बिहारियों के लिए क्यों नहीं सर्कुलर आ सकते? गायत्री देवी महोदय अब समय समाप्त है। नहीं, अध्यक्ष महोदय, अब समय मैं मंत्री जी को अब अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। समय समाप्त है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के धन्यवाद देती हूँ कि मेरे प्रश्न के बाद आगे 4 लाख राशि दी गई है। अलग से बतिया लीजिएगा आप तो। और मैं मंत्री जी के से पूछती। 1 मिनट, अच्छा बोलिए। बिहार सरकार महोदय बिहार सरकार ने पत्रांक 26/10 27/7/21 के द्वारा बाहर रहने वाले बिहार में बाहर के राज्य के रहने वाले लोगों के लिए इस तरह के आपदा में एक्सग्रेसिया अनुग्रह अनुदान की राशि देती है। तो बिहार सरकार क्यों नहीं एक सर्कुलर बना करके हमारे राज्य के बाहर जो लोग रहते हैं उसके लिए सर्कुलर जारी कर सकती है? ठीक है, ये ध्यान में ले लीजिए। ठीक, चलिए। महोदय ध्यान में तो राज्य सरकार ने दिया महोदय। अरे बोल दीजिए हमारे यहाँ जो अभी नया नियम आया है, चलिए, उस नियम के तहत हो गया। हमने तो मेरा उत्तर का जवाब उसको कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा उत्तर जो मिल चुका है, मैं मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे प्रश्न के बाद 4 लाख रुपया दी गई है। और मैं मंत्री जी से यही पूछती हूँ कि सीतामढ़ी जिला के परिहार एवं सोनवर्षा प्रखंड में ऐसे 2 दर्जन मामले राशि कब तक मिलेगा? माननीय मंत्री। अध्यक्ष जी, अभी जो प्रश्न आया है उसका जवाब तो मैं दे दी हूँ। उसको अनुदान राशि मिल गई है। अगर 2 की जो चिंता हमारी माननीय सदस्य जता रही है, उसे हमारे विभाग में भेज दे, उसे दिखवा के उसे भी हम कराने का काम करेंगे। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं। अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 3 दिसंबर 2021 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। श्री ललित कुमार यादव, श्री महबूब आलम, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री चेतन आनंद, डॉक्टर रामानुज प्रसाद, श्री अमरजीत कुशवाहा, श्री आलोक कुमार मेहता, श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, श्री अख्तुल ईमान, श्री सत्यदेव राम 2, श्री अजीत शर्मा, श्री आनंद शंकर, श्रीमती प्रतिमा कुमारी, श्री मुरारी प्रसाद गौतम। आज सदन में गैर सरकारी सदस्यों के कार्य निर्धारित हैं, जिसमें गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे।
अतः बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के तहत 47(2) एवं 19(1) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन सभी कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। शून्यकाल लिए जाएंगे। समय पार कर गया, शून्यकाल फिर छूट जाएगा आप लोग का। श्री यूसुफ सलाउद्दीन, कहाँ इंतजार? माननीय सदस्य बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए, सब लोग बैठे। सत्यदेव जी बैठिए, सभी सदस्य बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, अरे बैठ जाइए। माननीय सदस्य, तय करना आपको होगा कि शून्यकाल आपका छूट जाएगा। और अभी कल परसों 61 शून्यकाल हुआ, 40 आपका कितना शून्यकाल है इनका, तो फिर आपका शून्यकाल समाप्त हो जाएगा। 68 आज है, नियम के अनुसार नहीं है, इसलिए तो नियम के अनुसार नहीं है। सिर्फ पढ़ लीजिए, उसके बाद बैठिए। संक्षेप में बता दीजिए, ले लीजिए। प्रदेश जल रहा है, जिसे राज्य की जनता त्राहिमाम कर रही है। आज पेट्रोल 106 रुपये, डीजल 91 रुपये प्रति लीटर तथा सरसों तेल प्रति किलो 225 रुपया हो गया है। घरेलू गैस एक सिलेंडर का मूल्य तो 1000 रुपया हो गया है। डीजल और पेट्रोल के मूल्य बेहताशा बढ़ने से व्यापक यानी रोपनी प्रभावित हो रहा है, जिसमें दूध, सब्जी, चावल, गेहूं, आटा, दाल सहित सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य भी आकाश छूने लगते हैं। आज सब्जी 60 से 70 रुपए प्रति किलो श्री अजीत शर्मा बिक रहा है और टमाटर तो प्रति किलो 100 रुपए आंकड़ा छू रहा है। ऐसे परिस्थिति में लोगों के जीना दुभर हो जा रहा है। गरीब भूख से मरने के विवश हो रहे हैं। सरकार मूल्य नियंत्रण करने पर पूरी तरह विफल हो गई है। प्रदेश के पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस, सरसों तेल तथा अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं को मूल्य नियंत्रण तथा आम जनों को कमर तोड़ महंगाई से राहत दिलाने जैसे गंभीर विषय पर 3/12/2021 को आज सभा के कार्य राज्य में ध्वस्त हो चुकी। अब अपना पढ़ लिए तो दूसरे को भी सुनिए। हाँ, बैठिए, सुनिए, बोलिए। राज्य में ध्वस्त हो चुकी विधि व्यवस्था पर चर्चा हो। उल्लेखनीय है कि राज्य की पुलिस शराब, बालू एवं ओवरलोडिंग पर ध्यान केंद्रित किए हुए है, जिसके कारण अन्य अपराध पर पुलिस की नजर नहीं है। इसके कारण अपराधी बेलगाम हो गए हैं व राज्य में कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां लूट, हत्या आदि घटनाएं नहीं घट रही हैं। राज्य में विधि व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। अतः आज के लिए सूचीबद्ध सारे कार्यों को स्थगित करते हुए राज्य की ध्वस्त हो चुकी विधि व्यवस्था पर विचार विमर्श हो। अब शून्यकाल श्री यूसुफ सलाउद्दीन। अध्यक्ष महोदय, सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिमरी बख्तियारपुर, सलखुआ एवं महेशी प्रखंड के अनेक पंचायतों में नल जल योजना के तहत कराए गए कार्यों की विगत 5 महीने से चल रही विभागीय जांच में जानबूझकर दोषियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। श्री मिथिलेश कुमार। सीतामढ़ी जिला के किसानों को घोर उर्वरक का संकट है। सरकार बिना समय गंवाए डीएपी खाद प्रचुर मात्रा में किसानों को मुहैया कराएं। श्री मोहम्मद कामरान। महोदय, नवादा जिला में वर्ष 2021 में खरीफ मौसम में भारी बारिश एवं ओलावृष्टि के कारण किसानों के फसल क्षति को ध्यान में रखते हुए कृषि इनपुट योजना में नवादा जिला को शामिल करने की मांग करता हूं। श्रीमती शालिनी मिश्रा। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत केसरिया विधानसभा क्षेत्र के राजपुर और हुसैनी में 25-25 एकड़ का कृषि कार्य फार्म है जो पड़ती पड़ा है। यहाँ न कृषि कार्य हो रहा है न ट्रेनिंग। अतः किसान हित में दोनों कृषि फार्मों में कृषि शोध एवं प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाए।
श्रीमती विभा देवी। के नगर परिषद में करोड़ों के घोटाला हो चुका है, उसमें मनमानी ढंग से बहाली होता है, उसमें अच्छे ढंग से जांच किया जाए, बहुत अच्छा रहेगा। श्री समीर कुमार महासेठ हो गया जी। एक सेकेंड। नवादा मुफस्सिल थाना में मनमानी प्रभारी मारपीट जा करके रात 10 बजे 11 बजे रात में मारपीट महिलाओं के साथ में करते हैं। हो गया, दूसरा आ गया विषय। अध्यक्ष समीर कुमार महासेठ। नगर निगम मधुबनी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए बिहार सरकार को केंद्र से पहल करनी होगी और प्रारंभिक स्थिति में कम से कम, चूंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, 500 करोड़ रुपए से खर्च किया जाना आवश्यक होगा। अतः स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत मधुबनी नगर निगम को चयनित करते हुए आवश्यक विकास कार्य कराया जाए। श्री मुकेश कुमार यादव। ग्राम कन्हवा एवं गुड़ारी में दिनांक 29/11 को पंचायत चुनाव के दौरान पुलिस पब्लिक के बीच हुई झड़प के बाद 30/11/21 को रात्रि में की गई पुलिस कार्रवाई का न्यायिक जांच की मांग करता हूं। हिंदी प्रभात खबर समाचार में भी पुलिस की बर्बरता की छपी गई है। श्री महानंद सिंह। कलेर प्रखंड के कंचन बिघा, मुसेपुर, वलीदाद, नटटोली, अरवल के धोबनी एवं डंगराहार, करपी प्रखंड के रामापुर व किंजर मुसहरी में स्कूल भवन के अभाव में पढ़ाई ठप है। मैं भवन निर्माण करने की मांग करता हूं। श्री सूचकांत पासवान। बेगूसराय के बखरी थाना निवासी सत्यनारायण सदा 21 अगस्त से लापता है। 23 अगस्त को बखरी थाना कांड संख्या 233/2021 केस दर्ज कराया गया है, मगर 4 महीने बाद भी पुलिस उक्त व्यक्ति को बरामद करने में असफल है। अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग करता हूं। श्री कुंदन कुमार। राज्य के समग्र एवं समावेशी विकास की प्रतिबद्धता एवं औद्योगिक निवेश के आलोक में औद्योगिक क्षेत्र बेगूसराय में शुष्क बंदरगाह, कंटेनर यार्ड, विदेशी मुद्रा बैंक एवं विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और प्रमाणन आदि सुविधाएं प्रदान करने की मांग करता हूं। श्रीमती संगीता कुमारी। मोहनिया विधानसभा के कुदरा प्रखंड के कुदरा रामपुर के बीच में दुर्गावती नदी पर पुल निर्माण कराने की मांग करती हूं, जिससे महिलाएं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य लाभ ले सकें। अंतर्गत रोहतास प्रखंड के रेलवे मैदान उछैला, जो कि डेहरी रोहतास लाइट रेलवे की संपत्ति है, उसकी नीलामी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हो रही है। अतः रेलवे मैदान उछैला को DRLR के अधिग्रहण कर खेल मैदान रोहतास के रूप में विकसित करने की मांग करता हूं। श्री संजय कुमार तिवारी। राज्य में होम्योपैथ चिकित्सकों द्वारा कोरोना काल में लाखों जिंदगियां बचाई गई हैं। प्रशासन द्वारा शराबबंदी के आड़ में होम्योपैथ चिकित्सकों को परेशान किया जा रहा है, जबकि 1940 में बने ड्रग कानून के तहत 30 ml और 60 ml तक अल्कोहल मिला होता है। सरकार होम्योपैथ चिकित्सकों के लिए बने कानून के तहत सेवा करने दे अथवा नया कानून बना होम्योपैथ चिकित्सकों को राहत देने की मैं से मांग करता हूं। अवध बिहारी चौधरी। महोदय, सीवान जिला अंतर्गत दारोगा प्रसाद राय डिग्री कॉलेज के भवन में केंद्रीय विद्यालय संचालित हो रहा है, जिसके कारण कॉलेज का पठन पाठन बाधित होता है। सरकार केंद्रीय विद्यालय हेतु भूमि उपलब्ध कराकर उक्त कॉलेज के भवन को छात्र हित में खाली कराने हेतु सरकार से मांग करता हूं। श्री विनय कुमार। प्रखंड अंतर्गत मथुरापुर बाजार में SS69 पर पूरब साइड में नाला का निर्माण किया गया है, परंतु पश्चिम साइड में नाला निर्माण नहीं रहने के कारण जल जमाव की समस्या बनी रहती है। अतः सरकार से पश्चिम साइड में भी नाला निर्माण कराने की मांग करता हूं। डॉक्टर रामानुज प्रसाद। जिला के सोनपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत दिगवारा एवं सोनपुर प्रखंड में बाढ़ राहत राशि में वंचित पीड़ित परिवार को बाढ़ राहत राशि दिलवाने की मांग सरकार से करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। श्री सुधाकर सिंह। श्री सुधाकर सिंह
बैठ जाइए। नहीं, 12:30 बजे तक ही आज सब। अध्यक्ष जी, इलाहाबाद बैंक वर्तमान में इंडियन बैंक दुर्गावती के दर्जनों खाता धारकों के खाते से शाखा प्रबंधक द्वारा अवैध तरीके से पैसे की निकासी की गई है। सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कर दोषी पर कार्रवाई करे। श्री राकेश कुमार रोशन। अंतर्गत माली साड़ बराज से निकली हुई पैमार सिंचाई योजना के अंतर्गत नहर की खुदाई माली साड़ से जैतीपुर तक कराने की मांग करता हूं। श्री भीम कुमार सिंह। औरंगाबाद जिला अंतर्गत रफीगंज प्रखंड के पौथुक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो आज़ादी के पहले से बना हुआ है, सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड कर डॉक्टरों की बहाली की जाए। 8 वर्षों से हॉस्पिटल में ताला बंद है महोदय। श्री ऋषि कुमार। ओबरा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रखंड परिसर में एक ही योजना के निर्माण कार्य में 2 वित्तीय वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 विभिन्न मदों से राशि निकालकर लोक धन का गमन किया गया है। बीडीओ के विरुद्ध सरकारी जांच कर कार्रवाई करें। श्री मनोज मंजिल। 1,14,691 वार्ड सचिव विगत 4 वर्षों से 7 निश्चय योजना में कार्यरत हैं। आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे वार्ड सचिवों को अस्थायी कर उचित मानदेय के साथ सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग करता हूं। सत्यदेव राम। महोदय, मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में 22 नवंबर को 65 मरीजों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ। सभी 65 की आंखें खराब हो गई और 16 लोगों की आंखें निकालनी पड़ी। लापरवाह अस्पताल प्रशासन डॉक्टर पर कड़ी कार्रवाई तथा पीड़ितों को 15-15 लाख रुपया देने की सरकार से मांग करता हूं महोदय। काफी गंभीर मामला है महोदय। सरकार सूचना ग्रहण करके और इसका। अध्यक्ष महोदय, पटना जिला के संपूर्ण प्रखंडों में सब्जी उत्पादकों के लिए मार्केट और स्टोर निर्माण की मांग करता हूं। श्री अमरजीत कुशवाहा। सिवान जिले के हुसैनगंज थाना ग्राम पैगंबरपुर के निवासी सुमित कुमार सिंह उर्फ अंशु, उम्र 23 वर्ष, रामनगर निवासी विशाल सिंह और परमेंद्र सिंह 7/11/2021 से गुम हैं, जिनकी गुमशुदगी रिपोर्ट हुसैनगंज थाना कांड संख्या 290/2021 दर्ज है। उन्हें ढूंढने की द्रुत कार्रवाई का मांग करता हूं। और महोदय, श्री रामबली सिंह यादव, समय नहीं है। जहानाबाद जिला अंतर्गत हुलासगंज प्रखंड में मुख्य सड़क मुख्य नहर से ढोंढरी बितरनी पक्कीकरण कार्य लूट का भेंट चढ़ गया है। नहर से पानी कम निकलता है तथा बितरनी के पक्का दीवार से पानी बाहर बह जाता है। जांच कर कार्रवाई करने तथा ढोंढरी तक पानी पहुंचाने की मांग करता हूं। श्री अरुण सिंह। महोदय, नवनिर्मित इंटर विद्यालय दनवार काराकाट में पठन पाठन शुरू कराया जाए। अब पहले कुछ रिपोर्ट सदन पटल पर रखे जाएंगे, फिर ध्यान आकर्षण, समय बचने पर शून्यकाल। प्रस्ताव माननीय प्रभारी मंत्री वाणिज्य कर विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 99 के तहत अधिसूचना संख्या SO 161 दिनांक 4/11/2021 की प्रति सदन पटल पर रखता हूं। बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 99 के तहत अधिसूचना संख्या SO 161 दिनांक 4/11/2021 की प्रति सभा मेज पर 14 दिनों तक रखी जाएगी। माननीय प्रभारी मंत्री वाणिज्य कर विभाग।
अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 166 के तहत अधिसूचना संख्या SO 126 दिनांक 3/8/2021, SO 128 दिनांक 17/8/2021, SO 129, 130, 131 एवं 132 दिनांक 14/9/2021, SO 133, 134 एवं 135 दिनांक 27/9/2021, SO 136, 137, 138, 139, 140, 141 एवं 142 दिनांक 30/9/2021, SO 155, 156 एवं 157 दिनांक 18/10/2021 एवं SO 158 दिनांक 27/10/2021 की एक एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 166 के तहत अधिसूचना संख्या SO 126 दिनांक 3/8/2021, SO 128 दिनांक 17/8/2021, SO 129, 130, 131, 132 दिनांक 14/9/2021, SO 133, 134, 135 दिनांक 27/9/2021, SO 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 दिनांक 30/9/2021, SO 155, 156, 157 दिनांक 18/10/2021 एवं SO 158 दिनांक 27/10/2021 की प्रति सभा मेज पर 30 दिनों तक रखी रहेगी। प्रभारी मंत्री ऊर्जा विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय कंपनी अधिनियम 1958 की धारा 619A(2) के तहत बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के वर्ष 16-17 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूँ। माननीय प्रभारी मंत्री राजस्व भूमि सुधार विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा 22(2) के तहत बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन नियमावली 2020 की प्रति सदन पटल पर रखता हूं। बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा 22(2) के तहत बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन नियमावली 2020 की प्रति सदन पटल पर 14 दिनों की रखी रहेगी। माननीय सभापति लोक लेखा समिति। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 239 के तहत लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या 707 की प्रति को सदन में उपस्थापित करता हूं। सभा सचिव। अध्यक्ष महोदय, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 267 के अंतर्गत मुझे प्रतिवेदित करना है कि विभिन्न विषयों के संबंध में पटल पर रखे गए विवरण के अनुसार 46 याचिकाएं प्राप्त हुई है। अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री अमरजीत कुशवाहा की सूचना पढ़ी गई है। माननीय मंत्री पर्यटन विभाग। अध्यक्ष महोदय, भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मस्थली सिवान जिला स्थित जिलादेही स्थल प्रश्नानुसार पुरातत्व विभाग के अधीन है। पर्यटन विभाग द्वारा इस स्थल के विकास के संबंध में विभागीय पत्रांक 2026 दिनांक 30/11/2021 द्वारा जिला पदाधिकारी सिवान से प्रतिवेदन की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त जिलादेही मोड़ पर गेट, बोर्ड एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति द्वार स्थापित करने के संबंध में जिला पदाधिकारी सिवान से पूर्व में विभागीय पत्रांक 14 से 3 दिनांक 17/8/2021 द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गई है। प्रतिवेदन अप्राप्त है। प्रश्नगत स्थल पर स्वागत द्वार निर्माण कराने के प्रस्ताव भी सरकार विचार कर रही है। विभागीय पत्रांक 2000 दिनांक 27/11/2021 द्वारा जिला पदाधिकारी सिवान से जमीन इत्यादि के पूर्ण विवरणी के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि का प्रतिवेदन की मांग की गई है।
प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत अग्रसर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, श्री माननीय सदस्य अख्तरुल इमान की सूचना पढ़ी गई है। चलिए, समय कम है। आप मंत्री जी, आपके प्रभारी मंत्री हैं और बड़ी आज जयंती के अवसर पर बड़ी सजगता के साथ काम करेंगे। चलिए, घोषणा होता, बहुत गंभीर मामला है वहाँ। आजादी का 75वीं वर्षगांठ सरकार मना रही है। रिपोर्ट मांगे हैं और बड़ी संजीदगी के साथ कहे हैं कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे। इतना आसानी से हमारे विरासत को सम्मान देने में इस जयंती के अवसर पर प्राथमिकता देंगे माननीय मंत्री जी। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो ध्यानाकर्षण आया है, माननीय सदस्य हमसे, चारों सदस्य हमसे ऑफिस में मिले हैं सुबह। जो उन्होंने कंसर्न बताया है, तो हमारा टीम जा रहा है, इनके साथ डेट भी तय हो गया है। वो टीम जा करके जो इशूज है उनको रिजॉल्व कर देगा वहाँ पर। माननीय सदस्य कहूँगा सर कि हमारे यहाँ जो भीषण कटाव है सर, इन ग्रामों के कटाव से काफी नुकसान हुआ है। आगे सिर्फ सर एक मिनट सर, मैं सिर्फ साक्ष्य के तौर पर 600 अब की बार 600 बार प्रभावित कटावग्रस्त परिवारों का जो आवेदन है सर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री तक पहुंचाना चाहता हूं सर। माननीय सदस्य ललित कुमार यादव अपनी सूचना को पढ़ें। अध्यक्ष महोदय, राज्य भर के विभिन्न काराओं में बड़ी संख्या में उम्र कैद की सजा प्राप्त कैदी 14 वर्ष की अपनी निर्धारित सजा पूरी करने के बाद भी राज्य परिहार परिषद द्वारा समय पर निर्णय नहीं लेने के कारण जेलों में बेवजह निरुद्ध हैं। विलंब के बावजूद स्वाभाविक न्याय से वंचित रहने के कारण बंदियों की परिजनों और संबंधियों में निराशा मिश्रित आक्रोशित है। अतः लोक महत्व के उक्त विषय पर हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री गृह विभाग। महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि गृह विभाग की अधिसूचना संख्या 3106 दिनांक 10/12/2002 के आलोक में आजीवन सजा प्राप्त बंदियों की 14 वर्ष की वास्तविक सजा एवं 20 वर्ष की परिहार सहित सजा पूर्ण होने के उपरांत ही असमय कारा मुक्ति पर विचार किया जाता है। खंड 2, उल्लेखनीय है कि आजीवन सजा प्राप्त बंदियों की 14 वर्ष की वास्तविक सजा एवं 20 वर्ष की परिहार सहित सजा पूर्ण होने के उपरांत ससमय कारा मुक्ति उनका वैकल्पिक अधिकार नहीं है, अपितु कारा में उनके अच्छे आचरण को दृष्टि में रखते हुए उनकी कारावधि को शांत किया जाता है। 3, गृह विभाग की अधिसूचना संख्या 3106 दिनांक 10/12/2 की कंडिका 4 में आजीवन कारावास बंदियों की समय पूर्ण रिहाई के लिए अयोग्यता निर्धारित है, जो निम्न है: बलात्कार, डकैती, आतंकवादी अपराधी आदि जैसे अपराधों के सिद्धकोष बंदी। ख, वैसे बंदी जो पूर्व चिंतन किए गए विषयों पर सुनिश्चित रूप से हत्याएं आयोजित करने के लिए सिद्ध दोषी हों। ऐसे पेशेवर हत्यारे जिन्हें भाड़े पर हत्या करवाने की दोषी पाया गया हो। घ, ऐसे सिद्ध दोषी बंदी जो सरकारी कार्यों में अतिलिप्त रहते हुए हत्या कराता हो अथवा कर्तव्य पर रहने वाले लोक सेवकों की हत्या का दोषी हो। 4, उपरोक्त के आलोक में गृह विभाग द्वारा समय समय पर आजीवन कारावास बंदियों की ससमय कारा मुक्ति के विचारण हेतु बैठकें आयोजित की जाती है। राज्य दंडादेश परिहार परिषद की बैठकें दिनांक 1/5/18, 1/8/18, 28/11/2018,
14/5/18, 21/6/19, 21/8/19, 19/11/19, 20/2/2020, 3/4/20, 23/12/2020, 19/5/2021 एवं 27/8/21 एवं 1/11/21 की आयोजित की गई, जिसके आलोक में अब तक कुल 374 बंदियों को प्रावधान अनुसार कारामुक्त किया जा चुका है। 6. आयोजित सजा प्राप्त बंदियों के समय पूर्व रिहाई की उपरोक्त प्रावधानों का सरकार के ऊपर स्तर पर समय समय पर समीक्षा की जाती है। माननीय सदस्यगण, अभी महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण सूचना को पढ़ा जाना है, उसका उत्तर भी प्राप्त करना है, तो सदन की सहमति हो तो शुक्रवार को 12:30 बजे तक रहता है। समय सदन की बढ़ाई जाती है, आपकी सहमति है सब लोगों की? तो ठीक नहीं, ठीक है, सहमति सदन की होगी तो शून्यकाल भी होगा। ये बंधन जो है उसको बढ़ा दिया जाता है। अब इसी परिस्थिति में आवेगा कल दूसरे पक्ष का, तो उसको कहिएगा कि नहीं बढ़ेगा। ये समय के अनुसार चलिए, बोलिए ललित जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जो उत्तर था, थोड़ा माइक का आवाज़ कम था, लेकिन फिर भी जो हमने सुन पाया, इनका था कि 19/5/21 तक संभवतः जो राज परिहार परिषद है उसकी अंतिम बैठक हुई है। यानी हम लोग ये इतना कह रहे हैं कि 14 साल जो सजा याफ्ता कर लिए, सिर्फ बिहार छोड़ के महोदय संपूर्ण देश में सैकड़ों संख्या में बंदी को छोड़े गए हैं। यहाँ तो 6 महीना, हमको लगता है कि 6 महीना में कोई भी बैठक हुई है न 6 महीना में किसी को छोड़ा गया है। और इससे बिहार के जो कैदियों के परिजन लोग हैं वो समय पूरा कर लेने के बाद वो काफ़ी आक्रोशित है महोदय। ये राज्य सरकार और महोदय सुप्रीम कोर्ट का भी ये निर्णय है, जो लोग ये सजा समय पर और आचरण सही है वैसे लोगों को छोड़ा जाए महोदय। तो माननीय मंत्री जी के जवाब में ऐसा कुछ नहीं था। हम इतना ही जानना चाहते जिनका आचरण सही हो, 14 साल का सजा पूरा कर लिए हों, ये 6 माह में बैठक कराए हैं कोई, और बैठक कराए हैं तो उसका इधर का हम नहीं सुन पाए 6 माह में कोई बैठक हुई है कि नहीं। तो बैठक कब कराना चाहते हैं? और ऐसे कैदियों को जो 14 साल की सजा आपता और उसके चरित्र ठीक हो, सारा उनका आचरण ठीक हो, तो उनको छोड़ने का विचार रखते हैं या नहीं? माननीय मंत्री महोदय, अंतिम बैठक 21/11/21 को हुई है, अंतिम बैठक। और जहाँ तक छोड़ने का प्रश्न है, 374 लोगों को रिहा किया जा चुका है। 374 लोगों को रिहा किया जा चुका है और 21/11 को अंतिम बैठक हुई है जी। ठीक, 1/11 को अंतिम बैठक। बैठ जाइए भैया, आया, ठीक है, बोलिए। बात यह है कि महोदय आपके संरक्षण की मैं मतलब बोलिए रखता हूँ। बात महोदय ये है कि जब 31/06 के सारे प्रावधानों पे अगर कोई व्यक्ति अगर वो सारे प्रावधानों को वो कर रहा है, उसके बावजूद उसका नहीं हो रहा है, तो हम ये पूछना चाहेंगे कि बिहार सरकार से कि दिल्ली में के हाईकोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब दिल्ली मॉडल के हिसाब से पूरा पारदर्शिता होनी चाहिए, तो ऐसी पारदर्शिता बिहार में क्यों नहीं है? क्यों नहीं पता चलता है हमें कि कौन बाहर निकलने वाला है और कौन नहीं निकलने वाला है, किसको परिहार दिया जा रहा है और किसको नहीं दिया जा रहा है? ऐसा कोई वेबसाइट नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं, पूरा क्या है? मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये ऐसा वेबसाइट क्यों नहीं है। और एक और बात, वेबसाइट बने, यही आपका चाहत है। आखिरकार एक और बात मैं बोलना चाहूंगा कि आनंद मोहन जी का 6 महीना ज्यादा हो चुका है, अभी तक उनको नहीं निकाला गया है। उसके बारे में सरकार क्या विचार रखती है? मैं ये पूछूंगा, आनंद मोहन जी के बारे में ये सरकार क्या विचार रखती है? और सिर्फ उनका मामला नहीं है, ये मामला पूरे बिहार का है। बिहार में नाम इसमें नहीं दिए हैं महोदय, लेकिन एक जनरल महोदय अगर जो कोई है
महोदय मैं बस इतना पूछना चाहूंगा कि ये सिर्फ आनंद मोहन जी का मामला नहीं है, पूरे बिहार में ऐसे कई एक कैदी हैं मतलब जिनके साथ ये हो रखा है। आपका साइन है इसमें, सुरेंद्र बाबू आपका साइन है इसमें ध्यानाकर्षण में जिसका साइन रहेगा वही बोलेगा। अरे ठीक है, ठीक, जिनका हस्ताक्षर है। अध्यक्ष महोदय, अब एक ही बार कुल उठिएगा तो कैसे बोलिएगा? विगत 1 नवंबर 2021 को भी पटना में परिहार परिषद की बैठक संपन्न हुई, लेकिन राजनीतिक बदले की भावना से यहां भी जानबूझकर पूर्व सांसद आनंद मोहन जी के फाइल को पुटअप नहीं किया गया। महोदय, यहां पेरोल में भी अनियमितता बरती जाती है और पारदर्शिता नहीं रखी जाती है। यहां फिर राजनीतिक प्रेरित होकर फैसले लिए जाते हैं। यही कारण है कि श्री आनंद मोहन जी को एक सीनियर सिटीजन, महोदय सीनियर सिटीजन होने के बावजूद उनको न्याय नहीं मिला। आखिर न्याय की गुहार कहां लगाएंगे महोदय? आपका संरक्षण चाहिए महोदय इसमें। ठीक है महबूब जी। महोदय, 3 फरवरी 2021 को जस्टिस कोल और जस्टिस राय के बेंच में सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया गया कि आजीवन कारावास की सजा पाए गए कैदियों को परिहार का अधिकार है, और सभी राज्य सरकार को यह आदेश जारी किया गया कि टाइम लाइन तय करके कैदियों को छोड़ा जाए। साथ साथ महोदय, अभी माननीय मंत्री जो जुर्म की प्रवृत्ति है, नेचर है, उसको गिना रहे थे। लेकिन महोदय, 7 मार्च 2017 को बिहार राज्य के ही पटना हाईकोर्ट के जस्टिस नवनीत प्रसाद सिंह, जस्टिस विकास जैन के बेंच ने रवि प्रताप मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में सरकार को यह आदेश दिया कि चाहे जुर्म जितना भी जघन्य हो, कैदी को परिहार के अधिकार से वंचित नहीं किया सकता। तो परिहार समिति में आनंद मोहन जी का सवाल नहीं उठाना ये साबित करती है महोदय, थोड़ा संक्षिप्त में बोलिए, पूर्वाग्रह से ग्रस्त है सरकार, और सरकार को परिहार का लाभ कैदियों को मिलना चाहिए। यही हमारा कार्य ये है, ध्यानाकर्षण है महोदय, और सरकार को पूर्वाग्रहग्रस्त नहीं होना चाहिए। माननीय मंत्री जी के जवाब सुनने के बजाय सब प्रश्न के एक ही बार बोल दीजिए, एक ही बार जवाब देंगे। 432 सीआरपीसी में भी प्रावधान है और आईपीसी का सेक्शन 55 में भी प्रावधान है कि जिन कैदियों ने 14 वर्ष की सज़ा पूरी कर ली है, उन कैदियों को परिहार बोर्ड के द्वारा उसके आचरण पर विचार करते हुए सरकार छोड़ने के लिए विचार कर सकती है। इसी संदर्भ में माननीय महोदय सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 अगस्त 2021 को एक जजमेंट दिया है, और उस जजमेंट में उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है सरकार को कि आपको यदि जो नीचे से जो भी आप रिपोर्ट मंगाते हैं, उस रिपोर्ट मंगाने के बाद संबंधित कैदी को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, तो उसका पूरा कारण स्पष्ट करते हुए उसके आवेदन को आपको निष्पादित करने का अधिकार है सरकार को। इस स्थिति में सरकार उनके आवेदन को निष्पादित क्यों नहीं कर रही है? आप आवेदन को एक बार बोले फिर कई बार प्रश्न बैठ जाइए। आप दूसरा आगे माननीय मंत्री जी। अब आप लोग जवाब सुनेंगे, बैठ जाए माननीय सदस्य। बैठ जाइए विजय जी, अब बैठ जाए महबूब जी, अब बैठ जाए माननीय मंत्री जी। महोदय, एक तो महोदय मैंने पढ़ा कारा मुक्ति उनका वैधानिक अधिकार नहीं है। जहाँ तक आनंद मोहन जी के प्रश्न पर मामला है, सुनिए ना, नाम पहले से नहीं दिए थे। चलिए महोदय, साफ इसमें स्पष्ट है, लोक सेवकों की हत्या के मामले में, लोक सेवक के हत्या के मामले में जब ये ड्यूटी पर हो, ऐसे लोगों को परिहार नहीं दिया जाता है। तो कलेक्टर को हत्या करने के दोषी में वो सजा प्राप्त है, इसीलिए उसको उसका प्रस्तुत नहीं किया गया, उस पर कार्रवाई नहीं की गई। माननीय सदस्य राघवेंद्र प्रताप सिंह जी अपनी सूचना को पढ़ें।
अब इतना राज्य लोग में मीडिया कितने लोग रीडिंग का भागीदारी काम- की यहाँ बैठ जाइए। नहीं, अब देखिए, आप माननीय नए सदस्य हैं, आपको मौका दिए, आपके प्रश्न के बाद जब दूसरा पूरक पूछते हैं तो फिर समाप्त हो जाता है। अब देखे नहीं, ये सब प्रोसीडिंग की पार्ट नहीं बनेगा। राघवेंद्र बाबू पढ़िए, मौका देते हैं तो। राज्य में मीटर रीडिंग का काम फ्रेंचाइजी को दिया गया है। फ्रेंचाइजी एजेंसी बिना तकनीकी योग्यता के किसी की भी नियुक्ति कर मीटर रीडिंग के काम में लगा देती है, जिसके कारण मीटर रीडिंग सही नहीं आ पाता है। राज्य में जितने भी बिजली बिल हैं उसका कम से कम 30% गलत बिजली बिल दिया जा रहा है। यह कोई भूल नहीं बल्कि इसमें विद्युत विभाग के लोगों की भी संलिप्तता है। जानबूझकर गलत बिजली बिल दिया जा रहा है ताकि उसमें सुधार के नाम पर लोग कार्यालय का चक्कर लगाएं। जहां केवल एक बल्ब जलता है उस झोपड़ी में भी 15 लाख तक का बिल दिया जा रहा है। इस तरह की एक नहीं हजारों घटनाएं हैं। इससे बिजली बिल का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं में सरकार एवं व्यवस्था के प्रति आक्रोश का भाव पैदा होता है। अतः बिजली उपभोक्ताओं को दिए जा रहे गलत बिल पर रोक लगाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, आप अपने स्थान पर जाएं। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।